डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, उसका जो पार्ट सेकंड है, दैट इज एक्सलेशन या जिसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। इससे पहले हमने उसका फर्स्ट जो पार्ट हमने डिस्कस किया था, दैट इज इंस्पिरेशन या इनहेलेशन प्रोसेस को हमने जो उसका मैकेनिज्म था वो हमने डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एक्सलेशन या एक्सपिरेशन जो प्रोसेस है उसका मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो पहले हमें यहाँ पे समझना है कि एक्सलेशन हम किसको कहते हैं या एक्सपिरेशन हम किसको कहते हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इनहेलेशन या इंस्पिरेशन, जिसमें ह्यूमन बॉडी एयर को ब्रीथ इन करती थी, अपनी बॉडी के अंदर ले जाती थी, और वहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता था, वहाँ पे जो मसल्स होते थे, जो डायफ्राम होता था या जो रिब्स के अंदर मसल्स प्रेजेंट होते थे वो कंट्रैक्ट हो जाते थे, और जो थोरेसिक कैविटी होती थी उसका जो वॉल्यूम होता था वो इंक्रीज हो जाता, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता था, और वहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर और इंटरनल जो लंग्स में एयर प्रेजेंट होता था एल्वेओलर सैक्स के अंदर, जो वहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता था, और बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक एयर इनसाइड द लंग्स जो एयर होता था वो मूव करता था। तो अब हमें इस लेक्चर में डिस्कस करना है कि जब ह्यूमन बॉडी या जब एक ह्यूमन अपने सांस को बाहर छोड़ देता है, जब ये एक्सलेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, जब ये एक्सपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, तो पहले हमें समझना है कि एक्सलेशन या एक्सपिरेशन किसको कहते हैं। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से जो ह्यूमन बॉडी होती है ये एयर को रिलीज करती है फ्रॉम लंग्स, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एयर फ्रॉम द लंग्स। ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के जरिए से जो एक ह्यूमन बॉडी होती है ये अपने लंग्स में से एयर को रिमूव करती है, ये अपने लंग्स में से एयर को रिलीज करती है। कहाँ रिलीज करती है? इनटू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में उसको रिलीज करती है। तो इनहेलेशन में हम कहते थे ये एनवायरमेंट से एयर को इनटेक करती थी, एनवायरमेंट से एयर को ब्रीथ इन करते थे, लेकिन एक्सलेशन प्रोसेस में, एक्सपिरेशन प्रोसेस में ये एयर को रिलीज करते हैं फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर या इनटू द एनवायरमेंट। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सलेशन, या इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सपिरेशन, या इसको हम सिंपली कहते हैं दैट इज एक्सपेलिंग ऑफ एयर, या इसको हम और एक नाम देते हैं इन सिंपल टर्म्स, इसको हम नाम देते हैं एक्सपेलिंग ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। अब यहाँ पे मैकेनिज्म हमें देखना है कि ये एक्सलेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होती थी। जब हमने इनहेलेशन को डिस्कस किया है, वहां पे हमने बताया है कि इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान जो रिब्स के दरमियान इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट थे, और जो डायफ्राम होता था, जो डायफ्रामिक मसल होती है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे थोरेसिक कैविटी मूव अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ निकल जाती थी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, जब हम एक ह्यूमन बॉडी रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है, जब उसका फूड जो होता है रेस्पायर होता है, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान जो हमने ऑक्सीजन इनटेक किया है वो वहां पे फूड को बर्न करता है, वो वहां को फूड को ऑक्सीडाइज करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है तो इसको जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड इसको एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द टिश्यूज, और ये इसको हमारे लंग सिस्टम तक या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचाता है। तो वो अलग से हमें डिस्कस करना है कि बॉडी सेल से या बॉडी टिश्यू से ये एल्वियोलर सैक्स तक कैसे पहुंच जाता है, या ये लंग्स तक कैसे पहुंच जाता है, किस फॉर्म में पहुंच जाता है, वो हमें अलग से डिस्कस करना है, किस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड वहां तक पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है, ये ब्लड के जरिए से इसको ब्लड एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज और फ्रॉम द बॉडी सेल्स, और इस ब्लड के जरिए से ये कहां तक पहुंच जाता है, ये एल्वियोलर सैक तक पहुंच जाता है जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो मींस फाइनली ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज गैस होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बॉडी टिश्यू से कहां तक पहुंच जाता है, ये एल्वियोलर सैक्स तक पहुंच जाता है। सपोज अगर ये बॉडी टिश्यूज है, यहाँ पे जब रेस्पिरेशन परफॉर्म हो जाती है तो ब्लड सप्लाई के जरिए से, ब्लड वेसल्स के जरिए से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ये कहां तक पहुंच जाता है, जो हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, इन एल्वियोलर सैक्स तक यहाँ पे पहुंच जाता है। अब जब ये एल्वियोलर सैक्स तक पहुंच जाता है, उसके बाद एल्वियोलर सैक्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, इसको एक्सपेल करते हैं इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब मैकेनिज्म यहाँ पे स्टार्ट होता है कि कैसे एक्सपिरेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है, कैसे एक्सलेशन प्रोसेस परफॉर्म हो जाती है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलर सैक्स तक पहुंच जाता है तो इन एल्वियोलर सैक्स के अंदर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और इस एक्सलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो डायफ्राम और जो मसल्स होते हैं जो रिब्स के दरमियान, वहां पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ साथ जो वहां पे डायफ्राम प्रेजेंट होता है वो रिलैक्स हो जाते हैं टू द नॉर्मल पोजीशन, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन को रिगेन करते हैं, वो अपनी नॉर्मल साइज को रिगेन करते हैं। इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता था, जो डायफ्राम और जो रिब्स के साथ मसल्स प्रेजेंट होते थे वो कंट्रैक्ट हो जाते थे, लेकिन इस एक्सलेशन प्रोसेस के दौरान अब ये वापस रिलैक्स हो जाते हैं। चाहे ये डायफ्राम है, चाहे ये इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो वहां पे रिब्स के दरमियान मसल्स प्रेजेंट होते हैं, रिब्स के साथ मसल्स अटैच होते हैं, इस एक्सलेशन प्रोसेस के दौरान ये रिलैक्स होते हैं। जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो ये अपने नॉर्मल पोजीशन तक पहुंच जाते हैं, नॉर्मल साइज में पहुंच जाते हैं, नॉर्मल पोजीशन तक वहां पे आते हैं। तो जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, रिजल्ट्स द थोरेसिक कैविटी कंट्रैक्ट्स, जो वहां पे थोरेसिक कैविटी होती है वो कंट्रैक्ट हो जाती है, वो वापस कंट्रैक्ट हो जाती है।
इनहेलेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा था, वहां पे डायफ्राम और मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते थे और जो थोरेसिक कैविटी होती है ये एक्सपैंड हो जाती थी, इसका जो वॉल्यूम होता था वो बढ़ जाता था। ये मूव करती थी अपवर्ड्स की तरफ और ये मूव करती थी आउटवर्ड्स की तरफ, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता था वो बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे जब रिलैक्स हो जाते थे तो जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है ये वापस कंट्रैक्ट हो जाती है, वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, नॉर्मल शेप पे आ जाती है, नॉर्मल साइज पे आ जाती है। तो वहां पे क्या होता है, इट मूव डाउनवर्ड्स। एक तो ये डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करती है और उसके साथ साथ इट मूव इनवर्ड्स, और ये इनवर्ड्स की तरफ मूव करती है। इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान ये अपवर्ड्स की तरफ मूव करती थी और आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती थी। लेकिन यहाँ पे क्या करती है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाती है, एक तो ये डाउनवर्ड्स की तरफ मूव करती है और ये इनवर्ड्स की तरफ मूव करती है। वहां पे जब ये अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती थी तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता था वो बढ़ जाता था। लेकिन यहाँ पे एक तो डाउनवर्ड्स की तरफ मूव होती है और ये इनवर्ड्स की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मीन्स जो थोरेसिक कैविटी का जो इनसाइड वॉल्यूम प्रेजेंट होता है वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। तो मीन्स यहाँ पे जो मैकेनिज्म था ये बिल्कुल अपोजिट किसके है, जो इनहेलेशन प्रोसेस थी। वहां पे कंट्रैक्ट हो जाती है मसल्स, लेकिन यहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। वहां पे जो थोरेसिक कैविटी थी वो एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्ट हो जाती है। वहां पे जो थोरेसिक कैविटी थी वो मूव अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ होती थी, लेकिन यहाँ पे डाउनवर्ड्स और इनवर्ड्स की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पे जो वॉल्यूम होता था वो इंक्रीज होता था, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है ये डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर जो होता है इनसाइड का जो लंग्स होता है, जो प्रेशर वहां पे प्रेजेंट होता है वो इंक्रीज हो जाता था। वहां पे जो वॉल्यूम बढ़ जाता था, प्रेशर डिक्रीज होता था। लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो इंटरनल प्रेशर होता है, जो लंग्स के अंदर वहां पे प्रेशर होता है, वो प्रेशर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है। किस किस के दरमियान, यहाँ पे भी प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन इनसाइड लंग्स एंड एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वहां पे भी प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता था बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एंड जो हमारा लंग वॉल्यूम था, जो लंग्स के अंदर वहां पे एयर का प्रेशर होता था। तो इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान इनसाइड लंग्स का जो प्रेशर था, जब वॉल्यूम बढ़ जाता था, प्रेशर डिक्रीज होता था, लेकिन जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता था वो ज्यादा होता था। लेकिन यहाँ पे जब प्रेशर इंक्रीज होता है इनसाइड, तो मींस यहाँ पे लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता था, लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू द जो लंग्स के अंदर वहां पे एयर का प्रेशर होता है। अब वहां पे इनहेलेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा है कि जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता था, वहां पे एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट था वो रश करता था इनसाइड द लंग्स, वो लंग्स की तरफ चला जाता था, वो लंग्स की तरफ मूव करता था। लेकिन यहाँ पे जब अंदर से ही प्रेशर ज्यादा है, बाहर का जो प्रेशर है वो कम है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इनसाइड का लंग्स एयर होता है वो मूव आउट करता है, वो बाहर की तरफ चला जाता है, वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है, जो एयर होता है इनसाइड द लंग्स, इट इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। इसको लंग्स से बाहर पुश किया जाता है, इसको लंग्स से बाहर एक्सपेल किया जाता है, इसको लंग्स से बाहर फेंक दिया जाता है। किसकी वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से, प्रेशर ग्रेडियंट होने की वजह से। तो यहाँ पे जो इनसाइड का लंग्स प्रेशर होता था वो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। इसीलिए जो लंग्स के अंदर एयर प्रेजेंट होता है इसको पुश आउट किया जाता है, इसको एक्सपेल किया जाता है फ्रॉम द लंग्स और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। और जब ये एयर पुश होता है, इस एयर के साथ वहां पे जो मेन गैस प्रेजेंट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जो यहाँ पे बॉडी टिश्यूज में वहां पे बन गया था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी में बन जाता है, इसको एक्सपेल किया जाता है, इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको हमारे लंग्स से एक्सपेल किया जाता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसको एक्सपेल किया जाता है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का जो ह्यूमन्स में परफॉर्म होता है, इनहेलेशन प्रोसेस और एक्सहेलेशन प्रोसेस या इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन प्रोसेस। इसमें जो मेन रोल प्ले करते हैं, एक तो जो डायफ्राम होता है जो कंट्रैक्ट रिलैक्स होता है, इसके साथ साथ जो वहां पे रिब्स में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रेशर ग्रेडियंट को डेवलप करने में। जब प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है तो यही प्रेशर ग्रेडियंट मेन वर्क परफॉर्म करता है, मेन एज प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से एक ह्यूमन बॉडी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो वहां पे डायफ्राम और रिब्स के मसल्स प्रेजेंट होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो थोरेसिक कैविटी होती है ये अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स की तरफ मूव करती है, और जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है और प्रेशर डिक्रीज होता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो एयर होता है ये रश करता है इनसाइड द लंग्स, ये रिमूव करता है इनसाइड द लंग्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। लेकिन जब एक्सपिरेशन हो जाती है तो जो थोरेसिक कैविटी होती है, जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाती है, थोरेसिक कैविटी अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है, जो इनसाइड लंग्स का जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है। जब डिक्रीज होता है तो प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो एयर इनसाइड होता है इसको एक्सपेल किया जाता है, इसको पुश आउट किया जाता है फ्रॉम द लंग्स, और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसको एटमॉस्फेयर में एक्सपेल किया जाता है। उसके साथ साथ जो इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस एयर के साथ साथ एक्सपेल किया जाता है, और इस मैकेनिज्म से जो ह्यूमन बॉडी है ऐसी ब्रीथिंग परफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पे बताया कि जो टिश्यूज या सेल्स में वहां पे रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज अप टू द लंग सिस्टम, या जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम होता है इसको कैसे वहां तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद में ये ब्लड कैपिलरी से एल्वेओलर सैक्स तक पहुंच जाता है, वहां पे ट्रांसफर हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और बाद में इसको एक्सपेल किया जाता है। वो हमें डिस्कस करना है नेक्स्ट लेक्चर में कि उसका मैकेनिज्म क्या है, ये किस फॉर्म में वहां पे, या डिसॉल्व फॉर्म में होता है या किसी और फॉर्म में वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज टू द लंग्स। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।